अस्सलाम वालेकुम जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3। मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है। उसने कहा कि जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स आपने लिख दी है। देखो जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है। जितने भी गैस लॉज है ना, 3 गैस लॉज हमने देखे। पहला गैस लॉ था आपके पास बॉयलेस, दूसरा था चार्लेस, तीसरा था एवोगाड्रोस। इन तीनों की कंबाइंड मैथमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ गैस लॉज ये कहलाती है जनरल गैस इक्वेशन। ये जनरल गैस इक्वेशन की डेफिनेशन है कि ये तीनों लॉज की एक कंबाइंड मैथमेटिकल रिलेशनशिप शो करती है। फर्स्ट लॉ बॉयलेस लॉ के वॉल्यूम इनवर्सली रिलेट करता है प्रेशर के साथ जब नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट हो। दूसरा लॉ चार्लेस लॉ जो कि बोलता है वॉल्यूम रिलेट करता है टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट, कि टेम्परेचर इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज। कब? जब नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर कांस्टेंट हो। तीसरा लॉ आपके पास था एवोगाड्रोस लॉ जो बोलता है कि वॉल्यूम रिलेट करता है नंबर ऑफ मोल्स के साथ कब? जब प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। इन तीनों लॉज को इकट्ठा कर दो, एक मैथमेटिकल फॉर्म में, रिलेशनशिप में, कंबाइंड फॉर्म में लेके आओ तो सिंपल क्या आ जाएगा? एन टी डिवाइड बाई पी। अब मैं बोल चुका हूं ये प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटाओगे एक इज इक्वल टू आएगा, एक कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट अल्फाबेट जो होते हैं ना आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसमें से कोई एक लगाया जाता है। तो जब ये इक्वेशन बनाई गई थी जो कांस्टेंट लिया गया था वो था आपके पास आर। ये कांस्टेंट था, ये आर, इसको बोला जाता है ये जनरल गैस कांस्टेंट है। जनरल गैस क्या थी? तीनों लॉज को मिलाने से जो आपके पास एक इक्वेशन बन के आई थी वो थी जनरल गैस इक्वेशन। अब ये जनरल गैस इक्वेशन का एक कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको बोल दिया ये जनरल गैस कांस्टेंट है। अब ये तमाम लॉज एक आइडियल गैसेस पे ही अप्लाई हुए थे तो इसको हम बोल सकते हैं ये आइडियल गैस कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है। आर को कोई पूछ ले जनरल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट एक ही चीज है। अच्छा, अगर तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कर दो एन, कोई भी गैस हो उसके नंबर ऑफ मोल्स को एन को कर दो 1, कि एक है नंबर ऑफ मोल्स की तादाद है 1। अब बताओगे कि आपके पास ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी? ये n की जगह 1 आ जाएगा। सिंपल, आपने p को यहाँ जाके मल्टीप्लाई करना है, ये इक्वेशन बन के आ जाएगी pv इज इक्वल टू nRT। इसी इक्वेशन को बोलते हैं जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। जब n की तादाद 1 हो जाएगी, मोल्स 1 हो जाएंगे, इस n की जगह 1 आ जाएगा तो सिंपल 1 इससे मल्टीप्लाई होकर फाइनल जनरल गैस इक्वेशन बन के आ जाएगी pv इज इक्वल टू RT। ये थी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, आपके पास जनरल गैस इक्वेशन। अब आ जाओ इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स पे, इसकी वेरियस फॉर्म्स पे। देखो सबसे पहली फॉर्म इसकी क्या है? इस कांस्टेंट को अलहदा कर लो, इस आर को हमने अलहदा किया। जैसे इस इक्वेशन में जो लास्ट ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी इसमें से हमने इस आर को अलहदा किया तो टी नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा पी वी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू आर। अब एक गैस के लिए या इनिशियल कंडीशंस के लिए, किसी एक गैस की इनिशियल कंडीशन के लिए उसका P1 V1 T1 हो जाएगा। अच्छा, उसी गैस की फाइनल कंडीशंस के लिए P2 V2 T2 हो जाएगा। अब दोनों R के इक्वल हैं तो P1 V1 डिवाइड बाई T1 किसके इक्वल है? R के। ये R किसके इक्वल था? आपके पास P2 V2 डिवाइड बाई T2 हो गया तो इसकी जगह सिंपल मैंने क्या लिख दिया? P2 V2 डिवाइड बाई T2। ये आपके पास फाइनल फॉर्म बन के आ जाती है। या दूसरी फॉर्म्स हैं आपकी किस चीज़ की? जनरल गैस इक्वेशन की। उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। नेक्स्ट पे आइएगा क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज पार्ट बी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 जी। उसने बोला कि आपने मॉलिक्यूलर मैस किसी अननोन गैस आपके पास है, उसका मॉलिक्यूलर मैस आप कैसे फाइंड करोगे? अगर आपके पास कैसे फाइंड किया जा सकता है? अगर आपके पास प्रेशर भी गिवन हो, टेम्परेचर भी गिवन हो, वॉल्यूम भी गिवन हो, मैस भी गिवन हो उसका। अच्छा, इसी गैस लॉज को ना हम सबसे पहले वेरीफाई करते हैं जनरल गैस इक्वेशन से। क्या ये इक्वेशन इन लॉज को भी आपके पास वेरीफाई करती है या नहीं? जैसे कि मैं बोलूं काउंटर वेरीफाई जिसको किया जाता है। ये इक्वेशन थी आपके पास, बॉयलेज लॉ कहता है पीवी इज इक्वल टू के जब एन एंड टी कांस्टेंट होंगे। देख लेते हैं, आर तो वैसे कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है। जब ये तीनों कांस्टेंट हो जाएंगे, ये तीनों कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट बनाते हैं जो कि आपके पास क्या होता है? एक आर। तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बॉयलेज लॉ भी कहता है कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कि बॉयलेज लॉ इस इक्वेशन ने जस्टिफाई कर दिया। अच्छा, अब क्या ये इक्वेशन आपके पास चार्लेस लॉ को भी जस्टिफाई करती है? देख लेते हैं। चार्लेस लॉ आपके पास था v बाई टी डिवाइड इज इक्वल टू के इज इक्वल टू था जब आपके पास n एंड p क्या होने चाहिए? कांस्टेंट। इसमें p भी कांस्टेंट कर दो, n भी कांस्टेंट कर दो। r तो वैसे कांस्टेंट था तो t को एक साइड पे लेके आ जाओ, कांस्टेंट को एक साइड पे लेके आ जाओ तो आपके पास क्या बन जाएगा? v बाई टी इज इक्वल टू तमाम कांस्टेंट मिलके क्या बना देंगे? v बाई टी इज इक्वल टू r। ये यूं बना देंगे v बाई टी इज इक्वल टू r n डिवाइड बाय p।
अब एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है, इन सब ने मिल के एक नया कांस्टेंट आपके पास बना दिया जो कि इज इक्वल टू था किस चीज़ के, आर के। और मतलब कि वी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और चार्ल्स लॉ भी कहता है वी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये डिपेंड नहीं करता है कांस्टेंट के है, ये कांस्टेंट आर है तो कांस्टेंट ना कांस्टेंट होना चाहिए, वो लॉ आपके पास वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट पे और अगला जो लॉ था आपके पास वो था एवोगैड्रोस लॉ। देखते हैं ये इक्वेशन क्या उसको वेरीफाई कर सकती है या नहीं। तो ये इक्वेशन आपके पास एवोगैड्रोस लॉ आपके पास ये बोलता है कि v बाय एन इज इक्वल टू के, जब p एंड t कांस्टेंट हो जाएंगे तो देख लो, तो p भी कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट को एक साइड पे लेके आ जाओ, जो चेंज नहीं है उनको एक साइड पे लेके चले जाओ, एन यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आर टी डिवाइड बाई पी। अब आर भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, पी भी कांस्टेंट, तमाम ने मिल के एक नया कांस्टेंट बना दिया जो कि आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू आर। अब वो इक्वेशन एवोगाड्रोस लॉ ने भी यही बोला था कि v बाय एन इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड v बाय एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जनरल गैस इक्वेशन वेरीफाई हो चुकी ने वेरीफाई कर दिया तमाम गैस लॉस को। तो ये एक अलहदा से क्वेश्चन बन के आता है कि जनरल गैस इक्वेशन तमाम गैस लॉस को कैसे वेरीफाई करती है, तो आपने इसमें ये लिखना है। अब मॉलिक्यूलर मास किसी अननोन गैस का कैसे फाइंड किया जाता है वो देखो। उसके लिए जो मैं अब इक्वेशन बनाने लगा हूं उसमें आप ये वाली इक्वेशन लिखोगे। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये आपके पास गैस लॉस कैसे वेरीफाई होते हैं, ये अलहदा से एक क्वेश्चन बन के आता है कि जनरल गैस इक्वेशन कैसे गैस लॉस को वेरीफाई करती है। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड कर सकते हो, तो सिंपल है, ये देखो आपके पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन आपके पास किसके इक्वल था, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं मास डिवाइड बाय मोलर मास के, इज इक्वल टू आर टी इज इक्वल टू पी वी। सही है, सिंपल एन की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, एम बाय एम। एम का मतलब मास, कैपिटल एम का मतलब मोलर मास। अब इस मोलर मास को यहाँ पे लेके आ जाओ, पी वी को नीचे लेके आ जाओ, आपके पास मोलर मास आ जाएगा इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय पी वी इंटू आर टी। तो एम आर टी डिवाइड बाय पी वी। जब आपके पास किसी भी गैस का प्रेशर गिवन हो, उसका टेम्परेचर गिवन हो, उसका वॉल्यूम गिवन हो, उसका मास गिवन हो, देखो टेम्परेचर गिवन हो, प्रेशर गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, मास गिवन हो, ये कांस्टेंट वैसे ही कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये तमाम चीजें गिवन हो, तो आप उस गैस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड इस इक्वेशन से कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन 7 का पार्ट बी था उसमें आपने ये वाली चीज लिखनी थी, ये चीज नहीं लिखोगे उसमें, ये चीज तब लिखोगे जब आपसे ये पूछा जाएगा कि जनरल गैस इक्वेशन गैस लॉस को कैसे वेरीफाई करती है, ये चीज तब लिखोगे आप। सही हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, वो आंसर ये था जो कि मैंने आपको बता दिया। अच्छा नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन 7 का पार्ट सी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3, उसने बोला है कि जनरल गैस इक्वेशन कैसे बताती है, ये कैसे जस्टिफाई करती है आपके पास जनरल गैस इक्वेशन के टेम्परेचर को इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से प्रेशर आपके पास डिक्रीज, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से एंड प्रेशर को डिक्रीज करने से डेंसिटी ऑफ गैस कैसे चेंज होती है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से प्रेशर को डेंसिटी डिक्रीज होती है। मतलब कि वो कहना चाहता है, इसमें वो ये बोलना चाहता है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो एंड प्रेशर को डिक्रीज करते हो, डेंसिटी आपके पास डिक्रीज करती है। ये रिलेशन हमने फाइंड करना है, वो रिलेशन अब हम बनाते हैं। कैसे बनेगा देखो, वही सबसे पहले इक्वेशन लिखो आप, जनरल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आर को अलग लिख लो, पी वी डिवाइड बाय, ये जनरल गैस कांस्टेंट की आ चुकी है आपके पास। अब जनरल गैस और डेंसिटी, और डेंसिटी कैसे निकालोगे, देखो ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि मोल्स इज इक्वल टू होता है मास बाय मोलर मास। अच्छा अब आपने क्या करना है, इस मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके साथ ये बन जाएगा पी वी एम इज इक्वल टू एम आर टी। अच्छा इस v को नीचे लेके आओ, जब नीचे लेके आओगे ये आपके पास बन जाएगा m बाय वी मास बाय वॉल्यूम। जी तो मास बाय वॉल्यूम आपके पास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी के, तो सिंपल आपने m बाय वी की जगह लिख दोगे d, d होता है डेंसिटी। अब डेंसिटी को एक साइड पे लेके आओ, पी एम डिवाइड बाय आर टी आ जाएगा। ये डेंसिटी का फॉर्मूला हमने इस इक्वेशन से बना लिया। उसने कहा कि अब आपने इसको जस्टिफाई करना है। अब डेंसिटी का यूनिट भी आपको याद होना चाहिए, ग्राम पर डीएम क्यूब होता है। अब इस चीज को हमें जस्टिफाई करना था इस इक्वेशन के मुताबिक, तो आपने देखो इस इक्वेशन में, आप देखो ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के मुताबिक डेंसिटी एंड इस टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, इनवर्स है। डेंसिटी एंड टेम्परेचर में इनवर्स रिलेशन, एंड डेंसिटी एंड प्रेशर में क्या रिलेशन है इस इक्वेशन के मुताबिक, वो डायरेक्ट है। मतलब कि टेम्परेचर आपके पास
ज़्यादा होगा तो डेंसिटी आपके पास कम होगी, प्रेशर आपके पास कम होगा तो डेंसिटी भी आपके पास कम होगी। तो डिक्रीज ऑफ प्रेशर विल डिक्रीज द डेंसिटी एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विल डिक्रीज द डेंसिटी। यही चीज़ उसने पूछी हुई थी, ये हमने जस्टिफाई कर दी इस चीज़ से। अच्छा, जनरल गैस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना था। ये लास्ट में आपको बता चुका हूँ ये कैसे हमने निकाला है। समझ आ गई? उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी स्टेटमेंट की, और इसमें आपने कैसे एक्सप्लेन करना है ये आपको समझा चुका हूँ मैं जी। तो बात करते हैं क्वेश्चन 7 के पार्ट डी की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3। उसने बोला है कि डेंसिटी ऑफ गैसेस को हम ग्राम पर डीएम क्यूब के यूनिट में लिखने में कंफर्टेबल फील करते हैं बजाय ग्राम पर सीएम क्यूब में लिखने के। ऐसा क्यों? वाई? चाहे लिक्विड की हो चाहे गैस की हो, हम ये यूनिट ज़्यादा प्रेफर करते हैं डीएम क्यूब वाला बजाय सीएम क्यूब में। इसको देखते हैं। देखो, गैसेस की जो डेंसिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा लो होती है। लिक्विड एंड सॉलिड के जो आपके पास यूनिट्स है ना वो हम लिखते हैं ग्राम पर सीएम क्यूब में, कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन गैस के केस में हम ग्राम पर डीएम क्यूब में लिखते हैं। ऐसा क्यों है? जो गैसेस की डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा लो है कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का मतलब होता है कि स्पेसेस कितनी है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस ही आपके पास काफ़ी ज़्यादा होगी गैसेस में, तो इसका मतलब कि उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। क्योंकि डेंसिटी आपके पास क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी आपके पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि इतने वॉल्यूम में कितना मास है। जब मास ही दूर दूर होगा तो उसकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी आपके पास। तो लो डेंसिटी होने की वजह से हम क्या करते हैं, ग्राम पर सीएम क्यूब में आपके पास यूनिट को एक्सप्रेस करना इजी फील करते हैं। सिंपल एक ही लाइन का आंसर था कि लो डेंसिटी ऑफ गैसेस की वजह से लिक्विड्स एंड सॉलिड्स की निस्बत हम क्या करते हैं, गैसेस की डेंसिटी को एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं ग्राम पर डीएम क्यूब में। जबकि लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के केस में हम, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, हम ग्राम पर सीएम क्यूब में भी लिख सकते हैं। नीचे एग्जाम्पल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। क्योंकि ग्राम पर डीएम क्यूब एक बड़ा यूनिट है जो कि इजीली क्या कर सकता है, डेंसिटी को एक्सप्लेन कर सकता है। मीथेन एक गैस है आपकी 0 डिग्री पे एंड 1 एटीएम पे। इसकी अगर हम डेंसिटी लिखते हैं 0.71 ग्राम पर डीएम क्यूब आती है, अगर हम ग्राम पर डीएम क्यूब में लिखते हैं इस गैस की डेंसिटी को। लेकिन जब हम इसी गैस की डेंसिटी को ग्राम पर सीएम क्यूब में लिखते हैं तो अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.00071 या 7.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। ये वो डेंसिटी है जब हमने इसको एक्सप्रेस किया है ग्राम पर सीएम क्यूब में, इसकी वैल्यू इतनी है। इसी ही डेंसिटी को जब हमने ग्राम पर डीएम क्यूब में एक्सप्रेस किया, आप देखो वैल्यू कितनी चली गई है, 0.71। अब कैलकुलेशन में यूज करना कौन सी इजी होगी, ये वाली वैल्यू या ये वाली? जाहिर सी बात है ये वाली वैल्यू को यूज करना आसान है बनिस्बत इस वैल्यूज के, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू प्रेफर करते हैं, ये यूनिट प्रेफर करते हैं। सिंपल सा जवाब था। नीचे एक एग्जांपल थी, इसको याद कर लेना, लिखा ना कि लो डेंसिटी ऑफ गैसेस की वजह से हम उसको ग्राम पर डीएम क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं, जबकि हाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स की वजह से हम उनकी डेंसिटी को ग्राम पर सीएम क्यूब में एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं। यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट डी। उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आपको सीखने को मिला है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।